अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इत्तेहाद ने सियासी फ़ायदा पहुंचाया या नुकसान? पेशावर हाई कोर्ट के मखसूस सीटों के फैसले के बाद अब ये सवाल पार्टी में उठना शुरू हो गया है कि पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर दरखास्तें ये कहकर खारिज कर दी कि आपने एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जिसने कोई सीट ही नहीं जीती। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खुद इस पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती, बल्कि कोर्ट ने यह भी कहा कि ये नशिस्तें दूसरी जमातों को दी जा सकती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है, मगर बज़ाहिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जुड़ने का फैसला एक कमज़ोर फैसला लग रहा है। ये बातें अब पार्टी के अंदर से हो रही हैं। पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत का भी ये मानना है कि मखसूस सीटों को लेकर पार्टी से दो बड़ी गलतियां हुई। अब सवाल ये है कि पीटीआई के अंदर से क्या किसी ने पार्टी को मिसलीड किया है, जिसकी निशानदेही करने की बात कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब। सवाल ये भी है कि बानी पीटीआई के अहकामात को साइडलाइन कौन कर रहा है, क्या इसका तयन करना भी अब ज़रूरी हो गया है? एक और खदशा जिसका पीटीआई की क़यादत इजहार कर रही है वो ये है कि रीकाउंटिंग के ज़रिए पार्टी की सीटें कम की जा सकती हैं। NA81 गुजरांवाला से पीटीआई के हिमायत याफ्ता बिलाल एजाज जो नून लीग के उम्मीदवार अजहर क़य्यूम नाहरा से 7,791 वोटों से जीत गए थे, अब दोबारा गिनती में उनके वोट मुखालिफ उम्मीदवार से अब कम पड़ गए हैं। सवाल ये है क्या आने वाले दिनों में पीटीआई मज़ीद सीटें भी खो सकती है? जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार वो कर रहे हैं और वो सामने भी आना शुरू हो गया है, इस बारे में पीटीआई की क्या सोच है, क्या स्ट्रेटजी है, वो क्या करेंगे? दूसरी तरफ पाकिस्तान में नई हुकूमत बन चुकी है, लेकिन अभी भी इलेक्शन में धांधली का शोर अमरीका में भी सुना जा रहा है। अमरीकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत को लेकर सवालात पूछने के लिए 20 मार्च को एक समात रखी गई है। समात में साइफर की कहानी भी खुलने जा रही है, खुलेगी कि क्या वाकई ही इमरान रजीम को ख़त्म करने में अमेरिका का कोई हाथ था कि नहीं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इस अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड लू को भी बुला रखा है, जिसने पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद से गुफ्तगू की थी। सवाल ये है कि क्या ये समात पीटीआई की इंटरनेशनल लॉबिंग की कामयाबी है या फिर एक मामूल का इससे मामला समझा जाए? काबिल गौर बात तो ये है कि इससे पहले 2 दर्जन से ज़्यादा अमरीकी कांग्रेस के अरकान बाइडन इंतज़ामिया को ख़त लिख चुके हैं कि जब तक पाकिस्तानी इंतखाबात में धांधली की तहकीकात नहीं होती, नई हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। बल्कि इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ पीटीआई के हामियों ने वाशिंगटन DC में IMF की इमारत के बाहर एहतजाज करके मुतालबा भी दोहराया कि पाकिस्तान के लिए पैकेज की मंजूरी से पहले इंतखाबात में धांधली की शफाफ तहकीकात भी की जाएँ। और इससे पहले इमरान खान IMF को ख़त भी लिखकर ये मुतालबा कर चुके हैं कि पीटीआई के इस एहतजाज को वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं वो अताउल्लाह तारड़ मुल्क दुश्मनी करार दे रहे हैं। क्या उन्होंने कहा, ये भी देखें। मुट्ठी भर शरपसंद अनासिर बैरून मुल्क जो मुकीम हैं, उन्होंने आज जो घिनौनी मकरू और कभी हरकत की है कि IMF और वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग के बाहर अमेरिका में एहतजाजी मुजाहरा किया है कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए। इधर IMF जो है उसके साथ जो मुज़ाकरात हैं वो मुस्बत अंदाज में जारी हैं, अच्छे तरीके से जारी हैं। इनकी माजी की रविश भी यही है, हमेशा मुल्क दुश्मनी की है। इसी पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के पीटीआई के रहनुमा रऊफ़ हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ़ हसन साहब आपका। रऊफ़ हसन साहब, सबसे पहले तो जिन गलतियों को निशानदही शेर अफजल मरवत साहब कर रहे हैं, क्या पार्टी में इस बात पर इत्तफाक है? आप इत्तफाक करते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना एक गलती थी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी? क्या वाकई कोई पार्टी में ऐसी शख्सियत है जिसने पार्टी को मिसलीड किया? थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, थिंकिंग प्रोसेस होता है पार्टी के अंदर और मुख्तलिफ ऑप्शंस, प्रोज एंड कॉन्स जो है उनको डिस्कस किया जाता है और उसके बाद फैसले किए जाते हैं। जब कलेक्टिव फैसले होते हैं तो उस वक्त फिर किसी एक इंडिविजुअल को बुरे इल्ज़ाम नहीं ठहराया जाता। गलतियाँ होती हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में गलतियां होती हैं। पीटीआई जो है वो उनसे माबरा नहीं है, पीटीआई में भी गलतियां होती हैं। अब
बाद नज़र में अगर आप देखते हैं तो शायद सुन्नी इत्तेहाद के साथ इस बेसिस के ऊपर हमारा जो जाना था वो गलत साबित हुआ है, जिसके मुताबिक उनकी कोई सीट नहीं थी और उन्होंने लेटर नहीं लिखा हुआ था अपनी रिजर्व सीट्स का कोटा मांगने के लिए। तो ये तो एक हकीकत है, इस बारे में तो कोई मतलब डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी एक शख्स को टारगेट करना जो है वो नहीं है, क्योंकि ये सब पार्टी के फैसले जो हैं ये जो पॉइंट्स आप उठ रहे हैं, क्या पार्टी में इससे पहले किसी के जहन में ये सवाल नहीं थे? आप सीनियर हैं, आप अच्छे मशवरे देते हैं पार्टी को, इसके अलावा और वकला हैं पार्टी में, अली जफर साहब हैं, ये जितनी भी लीगल चीज़ें हैं जो इलेक्शन कमीशन उठा रहा है, क्या किसी के जहन में किसी ने सवाल नहीं उठाए? देखिए, मैंने जैसा कि पहले कहा है कि जी हर ऑप्शन जो होती है वो डिस्कस की जाती है, प्रोज एंड कॉन्स उन ऑप्शंस के वो भी डिस्कस किए जाते हैं और उसके बाद फैसले होते हैं। इनके पीछे एक कलेक्टिव थॉट प्रोसेस होता है। सो वो गलती हो सकती है, मैंने पहले कहा है कि गलती हो सकती है, और ये भी मैं मान रहा हूँ कि अब बदियो नज़र में अगर आप देखा जाए तो वो गलती हुई है हमसे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि उससे हमें सीटें जो है, हमारा जो कोटा है वो इंश्योर नहीं हुआ। सो ये तो एक इस हकीकत को तो मानना पड़ेगा, लेकिन ये कहना कि जी हमने डिस्कस नहीं किया या ऐसी कोई बात और करना, वो मैं उसके साथ मैं आई बैक टू डिसएग्री, मैं नहीं उसके साथ एग्री करूंगा। तो ठीक है, अब ये हुआ है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और अभी भी हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा जो हक है वो हमें दिया जाएगा, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और वो रूल ऑफ लॉ के अंदर भी है। सो इसलिए हम जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी रिजर्व सीट्स में से अपना कोटा जो है वो हासिल कर सकें। अब तक तो जाहिर है आप लोगों को इस चीज़ का नुकसान हो चुका है रिजर्व सीटों का, लेकिन एक बड़ा नुकसान आगे होने जा रहा है अगर तब तक समाअत नहीं होती, फैसला नहीं होता। 2 अप्रैल को जो सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, आपको उम्मीद है कि ये सारा मामला तब तक सॉर्ट आउट हो जाएगा, तब तक फैसला आ जाएगा? आपको लगता है कि ये मामला जो सेनेट की नशस्तों वाला है ये आपको फेवर में जा सकता है आपके? देखिए, जो आज तक पिछले तकरीबन 2 साल में हमारे साथ हो रहा है उसकी बेसिस के ऊपर तो मैं बड़ा आसानी से कंक्लूड कर सकता हूं कि ये हमें कोई फेवरेबल डिसीजन यहाँ से भी नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन जैसा कि मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में कहता रहा हूं कि हम 3 महाजों के ऊपर अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखे हुए हैं। एक हमारा महाज है जो कि पार्लियामेंट के अंदर है, एक हमारा महाज है जो लीगल फ्रंट के ऊपर है, और एक हमारा महाज है जो कि हमारी सियासी जद्दोजहद है जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट पर मबनी है। तो ये तीनों महाजों के ऊपर हम अपने तमाम ऑप्शंस जो है उनको एक्सरसाइज करते रहेंगे और उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे कि जी हाँ, हो सकता है कि किसी का ज़मीर उसको कुछ तलकीन करे, शायद उनको भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल हकायक जो हैं वो उन पर भी उजागर हों। हो सकता है कि हमें कोई अच्छा फैसला मिल जाए अपने हक में जो हो। लेकिन अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछना चाहती हैं तो अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस और उस बैकग्राउंड के साथ जो कि पिछले 2 साल से हमारे साथ हो रही है, और जो फैसले जो इलेक्शन कमीशन से या कोर्ट से हमारे खासकर हमारे लीडर के लिए, इमरान खान साहब के लिए जो फैसले जिस तरीके से इस टेस्ट में किए गए हैं, उनको अगर सामने रखा जाए तो फिर तो उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती है। तो फिर क्या ऑप्शन है? सेनेट की नशिस्तें भी हाथ से निकल जाएंगी, फिर पीछे क्या बच जाता है? एक एहतजाज बच जाता है, सड़कों पर रहेंगे आप, पार्लियामेंट में अपना मामला उठाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज़ाहिर आखिरी फैसला है, उसके बाद तो कोई फोरम नहीं है जहां पर आप लोग जा सकें। फिर क्या ऑप्शन है आप लोगों के पास? जद्दोजहद जारी रहेगी, हमारी तीनों फ्रंट्स के ऊपर हमारी जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी। उनमें किसी किस्म की कमी नहीं आएगी, उसमें पैशन कम नहीं होगा, और जो कमिटमेंट है हमारी वो बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। अभी भी पीटीआई को ख़त्म करना 2 साल से कोशिशें हो रही हैं कि पीटीआई को ख़त्म किया जाए। पीटीआई ख़त्म नहीं हुई है, पीटीआई बल्कि पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमर्ज की है। जो 2/3 मेजॉरिटी हमें मिली है, जो कि रात के अंधेरे में हमसे लूटी गई है, वो इस चीज़ की गमाजी करती है कि जी लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस वो सिर्फ पीटीआई में है। ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। किसी साहब ने, एक और एंकर ने मुझसे पूछा था कि आप किस तरफ देखते हैं, आप एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठेंगे या ये या वो? मैंने कहा था हम इनमें से कहीं भी नहीं देख रहे, हम सिर्फ और सिर्फ लोगों की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो इस मुल्क के अवाम है। उन्होंने जिस होलसमली पीटीआई को वोट दिया है और जितने 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा से हमें जिताया हुआ है, और ये ऐसी चीजें हैं। देखिए, अगर ये सुप्रीम वो बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, अवाम की सपोर्ट है।
छोटी सी बात करूंगा जी 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 कि प्लीज। सुप्रीम कोर्ट से अगर हमें फैसला पॉजिटिव नहीं भी मिलता तो उसके बावजूद हमारे पास ऑप्शंस तो अभी हैं, फॉर्म 45 के फॉर्म 47 के ऑप्शंस मौजूद हैं और वो भी हमारा प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। हम इलेक्शन कमीशन के पास चले गए हैं कुछ लोग, और जो बाकी बचते हैं वो भी इसी आने वाले हफ्ते के अंदर अंदर चले जाएंगे। सो वो एक और महाज है जो खुलेगा। कब तक ये छुपाएंगे, कब तक ये उसको इस लेकिन आप नहीं समझते सियासी मामलात बिल आखिर सियासी मुज़ाकरात सियासी लोगों के साथ सियासी टेबल पर बैठ के ही हल होंगे, चाहे वो एक एस्टेब्लिशमेंट हो उनके साथ आप लोगों को बैठना पड़े, जो आप लोग इंडिया दे चुके हैं कि हम हर एक के साथ बैठकर बात करने को तैयार हैं, चाहे वो सियासी जमातें हैं चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है। बात यह है कि अब शुरुआत किसने करनी है? क्या एस्टेब्लिशमेंट खुद आप लोगों से बात करने की शुरुआत करे? सियासी जमातें, अब रिसेंटली जो हुकूमत बनी है ये तो मिसाके मफाहमत की बात कर चुके हैं कि आए बैठे मिलकर बात करते हैं। क्या आप लोगों की नजरें सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ हैं कि मामला तो वहीं से बिगड़े थे और वहीं पे ठीक होंगे? हमारी नजरें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की तरफ हैं और उस कॉन्टेक्स्ट में हम अपनी तमाम, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया आपको, कि हम अपनी तमाम जद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे। बाकी जिन लोगों ने हमारा मैंडेट लूटा है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों के ऊपर होती है कि वो उसको करेक्ट करें। हमारा तो मैंडेट लूटा गया है, हम लूटने वाले नहीं हैं, हम लूटे हुए हैं और लूटा हुआ बंदा जो है वो लूटने वालों के साथ कैसे बैठ सकता है? लेकिन वालों को पहला ये कंसर्न तो उनका भी है कि केपी में आप लोग जीते हैं, वहां धांधली क्यों नहीं हुई है? धांधली तो फिर केपी में भी होनी चाहिए थी। अगर ये कोई समझता है कि वहां धांधली हुई है तो उसके पास भी हमारी तरह वो तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो उन ऑप्शंस को एक्सरसाइज करें। वो जाए, हमारी 20 सीटें ले रहे हैं ना, ये देखिए ना, वो जो 2-3 सीटें ले चुके हुए हैं, बाकी 17 पड़ी हुई हैं। 20 सीट्स उन्होंने और ईयर मार्क की हुई हैं और वो 20 सीट्स के ईयर मार्क करने के बाद जब ये तमाम सीटें पीएमएलएन के पास चली जाएंगी तो उनकी एक बड़ी कंफर्टेबल 2/3 मेजोरिटी हो सकती है। उस 2/3 मेजोरिटी को यूज करना है, ये भी एजेंडे का हिस्सा है और वो क्या यूज करना है वो मुझसे अब सवाल ना पूछिएगा, मैं नहीं बताऊंगा, उसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन हमें पता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। सही। अली अमीन गंडापुर साहब का प्राइम मिनिस्टर से मिलना नो डाउट एक अच्छा जेस्चर है, सूबे विफाक की मदद से और विफाक सूबों की सपोर्ट से ही चलता है। क्या सिर्फ फंड्स लेना मजबूरी थी उस वजह से गए हैं, या जो एक इलेक्शन कमीशन में एक तलवार लटकना शुरू हो गई है कि झूठ बोलना है अपने असासों से मुतालिक, मिस डिक्लेरेशन की है अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स में, ये उसका प्रेशर है जो मिलना पड़ा, या वाकई फंड्स लेना एक मजबूरी है, मिलने भी चाहिए वो इसलिए मिले? ये सवाल आपका बनता नहीं है। जो लोग ये सब कुछ करवा रहे हैं क्या हम उनके पास कशकोल लेके जाएंगे? ये फॉर्म 47 वाले, शहबाज शरीफ तो अपना इलेक्शन हारा हुआ है, नवाज शरीफ हारा हुआ है। ये काम गंद करवा रहे हैं जिन्होंने शब खून में कोलैबोरेट किया है, क्या उनके पास हम मांगने जाएंगे? बीबी रियासत है, सुनिए, फेडरेशन है, सही, सूबों के अपने राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फेडरेशन के अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम एक सियासी जमात हैं। मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया है कि एक पार्लियामेंट के अंदर एक रोल है, सही, और ये पार्लियामेंट के अंदर जो रोल है उसकी ये जरूरत है सही, कि हम फेडरेशन के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो वर्किंग रिलेशंस जो हैं वो बना के रखें। बिल्कुल बनाने चाहिए, रियासत को कोई गुजान नहीं पहुंचनी चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक, अच्छी सोच है। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब आपका, तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपका रऊफ हसन साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेने, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हुकूमत को आए अभी जुमा 8 दिन हुए नहीं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज में इख्तलाफात ने सर उठाना शुरू कर दिया है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में सियासी इंतकाम और इलेक्शन धांधली पर इल्ज़ामात का सामना है, तो दूसरी तरफ अपनी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी से टफ टाइम मिलना शुरू हो गया है, बल्कि हुकूमती इक़दामात पर खुलकर तनकीद भी हो रही है। अब इत्तेहादी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पहला तनाज़ा 2 रोज़ पहले उस वक्त पैदा हुआ जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी यानी इरसा के चेयरमैन की तैनाती की, जिस पर कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने जारहाना तकरीर की और चेयरमैन इरसा की तैनाती को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत पीपल्स पार्टी की तरफ जब ज़्यादा प्रेशर बढ़ा तो हुकूमत को चेयरमैन इरसा ज़फ़र महमूद की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा। इम्कान था
कि अगर हुकूमत अपने फैसले पर डट जाती तो न सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ठन जाती, बल्कि वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ा भी पैदा हो सकता था। हुक्मरान इत्तेहाद में दूसरा इख्तलाफ आज फिर कौमी असम्बली में देखने को मिला, जब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 ऑर्डिनेंस के मुद्दत में 120 दिन की तौसीक़ के लिए करारदाद पेश की। ऑर्डिनेंस पेश करने पर जहाँ अपोजिशन ने शोर शराबा किया, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एतराज़ उठाया। खुर्शीद शाह ने कहा कि ईवान कानून बनाने के लिए है, ऑर्डिनेंसेस पर हुकूमतें नहीं चलाई जा सकती। अब इस सारी सूरत हाल पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूं ही नून लीग को टफ टाइम देती रही, ऐसे ही तैनातियों पर इख्तलाफात सामने आते रहे, तो ये हुकूमत क्या ज़्यादा देर इक़्तिदार में टिक पाएगी या क्या ये इत्तेहाद ज़्यादा देर तक चल पाएगा? क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का माजी गवाह है कि ये दोनों जमातें जब जब इक़्तिदार के लिए इकट्ठी हुई, इनमें जल्द इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी 2006 यानी मुशर्रफ दौर में भी करीब आई थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान एक मुआहदा मिसाक़े जमहूरियत भी हुआ था। मुशर्रफ दौर में जिला वतन नवाज शरीफ को सियासत में वापसी के लिए पीपल्स पार्टी ने कंधा फराहम किया। इसी वजह से 2008 में नून लीग की हिमायत से पीपल्स पार्टी ने वफाक में हुकूमत बनाई, लेकिन फिर चंद ही महीने बाद जो कुछ हुआ, हमने देखा कि अदलिया बहाली तहरीक पर दोनों जमातों के दरमियान इख्तलाफात एक बार फिर जिंदा हुए, दोनों ही एक दूसरे को कोसने लगे। फिर वो वक्त हमने देखा जब मेमोगेट स्कैंडल में नवाज शरीफ काला कोट पहनकर वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ अदालत में पेश होते रहे। पेट फाड़ कर करप्शन के पैसे निकालने वाले सड़कों पर घसीटने के दावे भी सामने आए, लेकिन यही मंजर हमने पीडीएम हुकूमत के 16 महीनों में देखा। इक़्तिदार खत्म होते ही तू कौन मैं कौन जैसी सियासत भी हमें देखने को मिली। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को महंगाई लीग कहा तो पीपल्स पार्टी को सिंध की हालत ज़ार के ताने मिलने लगे। अब तो फिर पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है और सारा बोझ मुस्लिम लीग नून के कांधों पर है। सवाल यह है कि इन हालात में नून लीग कब तक अकेले हुकूमत का बोझ उठाएगी? मैं बात करूंगी, मुझे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। मज़हर साहब, जो भी सारी कहानी मैं बता रही थी, प्रैक्टिकली जो होना शुरू हो गया है कि इरसा के चेयरमैन की तैनाती हुई, पीपल्स पार्टी ने एतराज़ उठाए। ये 5 सालों में तो अभी तो बहुत कुछ होना है, बड़े अहम ओहदों की तैनातियाँ होनी है, बड़े फैसले होने हैं। अगर इसी तरह से इख्तलाफात सामने आते रहे, इख्तलाफात होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इख्तलाफात पर अपना फैसला वापस ले लेना, क्या ये मामलात आपको ज़्यादा देर चलते हुए नज़र आ रहे हैं मज़हर साहब? शुक्रिया शादिया। देखिए, चलने ना चलने का तो फैसला कोई और करेगा, लेकिन असल चीज़ ये है कि जो सूरत हाल है उसमें नून लीग बहुत मुश्किल में है और मज़ीद मुश्किल में आएगी। जाहिर है अभी NFC का मसला आना है, बजट आना है और पीपल्स पार्टी ने अपने आप को हुकूमत में शामिल ना करके नून लीग को और मुश्किल में डाल दिया है। तो पीपल्स पार्टी अपनी बातें भी मनवाती रहेगी, अपनी जो रिजर्वेशंस हैं वो भी शो करती रहेगी, ताकि कल वो इस पोजीशन में हो कि देखें हमने यहाँ इनकी मुखालफत की थी। अब आज जिस तरह ऑर्डिनेंसेस की बात हुई, ऑर्डिनेंसेस की मुखालफत की गई लेकिन वोट दे दिया गया उनको, तो अपनी बात भी रख लेते हैं और वोट भी दे देते हैं। अब आगे चल के जो असल मसला होगा, जो असल मसले में शायद ज़्यादा इख्तलाफात हों, वो आएगा जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ। जो NFC अवार्ड है, ये जब सारी चीज़ें हैं, फिर आगे जाके काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वाला मसला होगा, उसमें और चीज़ें शिद्दत इख्तियार करेंगी। लेकिन चूंकि गारंटर्स मौजूद हैं, तो गारंटर्स जो हैं वो इस वक्त नहीं चाहते कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ज़्यादा शार्प हो। इसीलिए जैसे ही किसी पर एतराज़ हुआ उन्होंने फौरन फैसला वापस ले लिया। बजट पे खुर्शीद शाह ने दरअसल एतराज़ उन्होंने टेक्निकली वो किया था, लेकिन वो साथ में PTI को भी रगड़ना चाहते थे कि आपके दौर में भी ऑर्डिनेंसेस आए थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि ऐसा करें 3-4 साल का देख लेते हैं कि किसके दौर में सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंस। चीज़ ये कि ऑर्डिनेंसेस जो लाने की तो नहीं थी, उसकी मुद्दत ख़त्म हो रही थी तो उसको एक्सटेंड करने वाली बात थी। लेकिन फिर भी ये देखना चाहिए था, इसे डिबेट करनी चाहिए थी कि जी कौन से ऑर्डिनेंसेस जो निगरां हुकूमत लाई है, निगरां हुकूमत को तो ये इख्तियार ही नहीं था कि ऑर्डिनेंसेस वगैरह लाने का। तो ये जो भी चीजें हैं यहाँ पाकिस्तान में हालात कोई भी हों, सियासी हालात ख़ास तौर पर बदलते यहाँ पर पता नहीं चलता। 2018 में कौन ये सोच सकता था कि जिस शौक़ से या जिस तैयारी से शानदार तरीके से इमरान खान को लाया गया, कोई सोच सकता था कि 2 साल के बाद इसी इमरान खान का क्या हाल होगा और आज इमरान खान जेल में होगा। तब इमरान खान को बैक थी इस्टेब्लिशमेंट की और हटी, तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने, हम सबके सामने है। क्या वही सिचुएशन आपको लगता है कि यहाँ पर भी हो सकती है?
नहीं, देखिए फौरी तौर पे तो नहीं होगा। फौरी तौर पे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि फौरी तौर पे कोई हुकूमत अगले 5-6 महीने में चली जाएगी, उनके खिलाफ कोई अदम एतमाद आ जाएगा, कोई इतना टर्न अराउंड। क्योंकि अगर ऐसा होता और ऐसा हो तो इसका मतलब है पाकिस्तान में गैर मुस्तहकम सूरत हाल कायम रहेगी। तो ये जो चीज़ें हैं इतनी जल्दी नहीं होंगी। हाँ, ये चीज़ें मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों को बैठना, जैसे सिंध के गवर्नर का मसला अभी तक हल नहीं हो पा रहा, अब उसके अंदर MQM के अंदर भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, उनके अंदर इख्तलाफात हैं, इसीलिए उनको 2 वजारतें मिलनी थी लेकिन अभी एक ही वजारत उनको उनके हिस्से में आई है। तो ये सारी चीज़ें जब एक कमज़ोर हुकूमत होती है जो कि बज़ाहिर लग रही है 2/3 मेजॉरिटी के बावजूद भी एक कमज़ोर हुकूमत नज़र आती है, उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत को की हिमायत ज़रूर कर रही है, उसका हिस्सा नहीं है। ये अब आप देखें कि सेनेट जो है वो गैर फाल हुई है इस वक्त। ये कितना शदीद संजीदा मसला है कि जो अपर हाउस है, जो ऐवान बाला है, ऐवान बाला इस वक्त गैर फाल है, इसलिए कि आपने वक्त इलेक्शन ही नहीं कराए। ये सारी चीज़ें, तो ये कॉम्प्लिकेशन ज़रूर रहेंगी। असल चीज़ ये देखनी है कि जैसे IMF का वफ्द आया हुआ है, IMF का वफ्द जब वापस जाता है तो क्या सूरत हाल बनती है। फिर अपना आपकी जो रिफॉर्म्स हैं, अगला बजट जो आएगा, इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई की, ये सारे प्रेशर्स जो हैं, इसका सारा बोझ जो है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून पे आना है। और मुस्लिम लीग नून जो काबीना बनी है उसमें आपने भी नोट किया होगा कि बड़े मुस्लिम लीग नून जिन लोगों पर बड़ा इन्हिसार करती थी, जैसे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती तो पता होता था कि वज़ीर दाखिला कौन आ रहा है, पता होता था कि डार साहब होंगे वज़ीर ख़जाना। इस बार बड़े मुख्तलिफ चेहरे हैं। आपको लगता है कि ये भी मुस्लिम लीग नून के अपने फ़ैसले नहीं हैं, ये भी फ़ैसले कहीं और हुए हैं? मुस्लिम लीग नून ने अपने बड़े जो ख़ास चेहरों को नाराज़ भी किया है, इग्नोर भी किया है। यही जो मैंने आपसे कहा ना कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इसके बावजूद कि वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का है, वज़ीर आला पंजाब मुस्लिम नून की हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून पॉलिटिकली इज अ लूजर इन दिस गेम। नवाज शरीफ जो है, आप उनको जितना भी प्रोटोकॉल दे दें, वो भी एक अजीब सी बात है, लेकिन वो वज़ीर आज़म नहीं है, वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके, वो लाए गए थे इसीलिए इलेक्शन अक्टूबर का इलेक्शन इसीलिए आगे बढ़ा था, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आई चीजें। 2024 के इलेक्शन तो हम कह सकते हैं कि अगर इसलिए लाए गए थे तो धोखा हुआ, धोखा दिया गया नवाज शरीफ को। धोखा नहीं, देखिए धोखा क्या होगा, लेकिन 8 फरवरी 2024 के जो इलेक्शन के नताइज हैं, जो इलेक्शन हुआ है, उसने बहुत से लोगों को हैरान परेशान कर दिया है, चाहे वो सियासी क़ुव्वतें हों, गैर सियासी क़ुव्वतें हों। असल मसला वो है, और इसी वजह से नवाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून, इसके बावजूद कि उनकी हुकूमत बन गई है, वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र नहीं आ रहे। और यही सूरत हाल जो है ये आपको बाकी जगहों पे नज़र आती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये साल, 1.5 साल, 2 साल जो कि मुझे लगता है कि ये चलेगी हुकूमत, उसके बाद का नहीं कह सकते, डिपेंड करता है कि इनकी पॉलिसी क्या रहेगी, लेकिन ये दबाव में रहेंगे, और दबाव में सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून रहेगी, और मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निस्बतन बेहतर पोजीशन में होगी, क्योंकि सदर भी अब उनके हैं, जो सेनेट के चेयरमैन अब मुंतखब होंगे, इस चीज़ का कवी इम्कान है कि वो भी पीपल्स पार्टी का होगा। इसी तरह पंजाब में गवर्नर भी पीपल्स पार्टी का होगा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमतें हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को छोड़ के बाकी तो पीपल्स पार्टी जो है इज़ अ गेनर, मुस्लिम लीग नून इज़ अ लूजर। ये सारी चीज़ें मुस्लिम लीग नून की एक कमज़ोर हुकूमत की निशानदेही करती है। हाँ, वो हुकूमत चलेगी, वो इस वजह से चलेगी कि उसके गारंटर दूसरे हैं, वो इस वजह से चलेगी। पीपल्स पार्टी जो है जब तक उसके मामला ठीक चलेंगे वो ठीक चलेगी। बाकी जहां मामला बिगड़ते हैं, जहां से माजी में मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें ख़त्म हुई हैं, वहाँ मुझे कोई गड़बड़ इसलिए नहीं लगती क्योंकि ये इतनी मजबूत हुकूमत नहीं है मुस्लिम लीग नून की कि कोई पोजीशन, कोई अपना शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब कोई इंडिपेंडेंट पोजीशन ले सकें। इसी वजह से
ये हमें एक कमजोर हुकूमत ही नजर आती है। सही। मजहर साहब, अमेरिका में ये बाज़गश्त अभी भी सुनाई दे रही है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी उनका जो नुमाइंदगान है, वहाँ पर पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत को लेकर उन्होंने एक समात रखी है 20 मार्च को। इसमें बताया जा रहा है कि साइफर की कहानी भी खुलने जा रही है। वो इसको डिग आउट करना चाहते हैं, वो इस बारे में तहकीक करना चाहते हैं कि क्या वाकई अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड लू का कोई ऐसा उनका मैसेज था, उनको बुलाया भी हुआ है। तो क्या मतलब है इसका? ये एक जो शोर मचा था पाकिस्तान में धांधली को लेकर, या IMF को ख़त लिखना, या PTI का एहतजाज, PTI का शोर, ये उनकी लॉबिंग का नतीजा है या अमेरिका को कोई अपना इंटरेस्ट लग रहा है कि इस मामले को हम देखें हुआ क्या है? नहीं, लॉबिंग तो थी। PTI अच्छी लॉबिंग करती है, अमेरिका वगैरह में अच्छी लॉबिंग करते हैं, लेकिन इसमें इसको बहुत संजीदा नहीं लेना चाहिए। ये ना कोई बहुत सीरियस इशू होगा। अमेरिकन सिस्टम जो है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, उसमें ज़ाहिर है अकाउंटेबिलिटी भी होती है, पूछा भी जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जो उसका कंक्लूजन ये नहीं निकलेगा। जो PTI की बड़ी होप नज़र आती है वो नज़र आती है कि जो इस साल नवंबर में अमेरिकी इलेक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो उनकी जो इक्वेशन थी वो इमरान खान साहब से बहुत अच्छी रही थी। कंफर्ट लेवल था, कंफर्ट लेवल ज्यादा था। तो मेरा ख्याल है वो उनके लिए एक होप होगी। और मेरा ख्याल है जो PTI में अमेरिकन वो हैं वहाँ PTI के लोग, वो यकीनी तौर पे ट्रंप को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे बनिस्बत बाइडेन के। और वो एक होता है, लेकिन ये जो है इसमें कोई संजीदा ना तहकीकात होनी जा रही है। इसमें ये एक उनका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ है। सर बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेकिन वापस आते हैं वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन नहीं हो रहे तो MQM परेशान थी, इलेक्शन हो गए हैं तो भी MQM परेशान है, बल्कि अब ज़्यादा परेशान है, क्योंकि MQM को कराची में जो मैंडेट मिला है उसके अवामी होने पर न सिर्फ PTI बल्कि अपनी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी सवाल उठा रही है। इसी तरह जब नून लीग ने MQM से मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान किया तो भी MQM परेशान थी कि हुकूमत में गए तो क्या मिलेगा। अब हुकूमत में शामिल होकर भी परेशान है। सवाल गंदुम था, जवाब चना क्यों मिला। खबरें थीं कि MQM हुकूमत बनवाने की शर्त पर 4 या 5 वजारतें मांग रही थी, जबकि गवर्नर सिंध का ओहदा भी दोबारा अपने पास रखने की ख्वाहिशमंद है। लेकिन हुकूमत बनी, वफाकी काबीना का ऐलान हुआ तो MQM के हिस्से में सिर्फ एक वजारत आई, यानी MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान दे दिया गया। और गवर्नर सिंध कौन होगा ये तो अभी तक तय नहीं हुआ। यही दो नुक्ते MQM के अपने इत्तेहाद के लिए एक टेंशन बन रहे हैं। पहला मसला ये है कि MQM का एक हल्का कामरान टेसोरी को ही दोबारा गवर्नर हाउस में बराजमान देखना चाहता है, जबकि कुछ हलकों का ये दबाव है कि इस सेटअप पर अब खुशबख्त शुजात को आना चाहिए, जिस पर एतराज़ उठाया जा रहा है कि खुशबख्त शुजात तो एक अरसे से सियासी तौर पर एक्टिव ही नहीं है, ना ही पार्टी के अंदर उनकी चलती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर MQM नहीं चाहती तो फिर कौन है वो जो ये चाहता है कि खुशबख्त शुजात को ये ओहदा मिलना चाहिए? क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी ये चाहते हैं? दूसरा मसला ये है कि MQM के मुख्तलिफ धड़े जब इकट्ठे हो रहे थे तो ये तय हुआ था कि MQM राब्ता कमेटी का कोई भी रुकन या पार्टी सरबराह कोई सरकारी ओहदा या वजारत नहीं लेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ से काबीना में शामिल होने पर पार्टी के अंदर से अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, जिस पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने पार्टी को एतमाद में नहीं लिया था, या फिर MQM भी पीपल्स पार्टी की तरह गुड कॉप और बैड कॉप खेल रही है। सवाल ये भी है कि अगर इत्तेहादी जमातों ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो फिर MQM साथ निभाती रहेगी। बात करूंगी इसी पर। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, वजारतों पर तो बात करते हैं, लेकिन फिर जो गवर्नरशिप का मामला है, ये क्या मामला है कि MQM के अंदर कुछ हल्के ये चाहते कि कामरान टेसोरी ही दोबारा बने गवर्नर, लेकिन जो खुशबख्त शुजात के लिए आवाज़ें उठा रहे हैं, क्या वो पार्टी के अंदर के लोग हैं या कहीं और से आवाज़ें आ रही हैं? देखिए, पार्टी ने तो जिस जगह भी मुलाकातें की, जो लोग मैटर करते हैं इस सारी सूरत हाल में, और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और PMLN, और उनसे जब भी बात हुई है
तो पार्टी का तो एक ही मौक़िफ़ है। पार्टी में तो मुझे इस मौके पे कोई तकसीम नजर नहीं आती, और पार्टी का ये हक भी है। क्या शहरी सिंध से ताल्लुक रखने वाली जो सबसे बड़ी जमात है, उसूलन हमेशा उसी का गवर्नर होता है, ठीक है ना। तो गवर्नर एमकेएम पाकिस्तान का होना चाहिए। सही। फिर अगर एमकेएम पाकिस्तान का होना चाहिए, तस्लीम कर लिया जाए। मुंह पे तो तस्लीम करते हैं। पीएमएलएन भी कहती है हमने जो लिया है उनसे गवर्नरशिप भी वो इंशाल्लाह आप ही को देने के लिए ली है, और आपसे मशवरा करके ही करेंगे, और आपकी राय उसमें अहम है। आप बहुत अहम स्टेक होल्डर है। पीपल्स पार्टी से पूछते हैं, वो कहते हैं कि हमारा तो लेना देना ही नहीं है, हमने तो पीएमएलएन को दे दी, तो अब आप उनके साथ बात करें। वो तो इसका मतलब है कि देखें, तो जब आप उनके साथ बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं? इनके साथ, नून लीग के साथ वो कहते हैं, बीच में उन्होंने शुरू में बिल्कुल कहा था कि हम पे पीपल्स पार्टी का थोड़ा दबाव है। वो समझते हैं कि वो बड़ी पार्टी है सिंध की, और गवर्नर उनका होना चाहिए, और एमकेएम जो है वो, मतलब है कि वो अपनी तरफ से एमकेएम को किसी गिनती और खातिर में नहीं लाते ना। अच्छा, मसला ये, अच्छा अभी तक तो ये तय नहीं हुआ कि गवर्नर आपका होना भी है या नहीं होना। तो ये जो कामरान टेसोरी की आवाजें आ रही हैं और खुशबख्श शुजात साहिबा की आवाजें आ रही हैं, फिर ये क्या मामला है? मेरे ख्याल में आप लोगों के कान कुछ ज्यादा सुनना चाहते हैं, तो वो कोई भी कहीं भी बात करता है, वो बात में इंटरेस्ट लोग लेने लगते हैं। जब इंटरेस्ट लेते हैं तो वो किसी और महफिल में भी गुफ्तगू चली जाती है, फिर उसके बाद मजीद लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो फिर और चली जाती है गुफ्तगू। कोई दो आदमी किसी महफिल में कर रहे होते हैं और बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो मेरा कहने का मकसद है, क्या परेशान क्यों हो रहे हैं? मीडिया क्यों इतना परेशान है? मीडिया को जब खबर आएगी अब हम तक पहुंचा देंगे। मीडिया ने हमेशा एमकेएम के मसाइल पर बात की है। एमकेएम को जो परेशानी होती है मीडिया उसको उठाता है। नहीं, एमकेएम को जो परेशानी है ना, एमकेएम ने अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ ही परेशानी शेयर की, कहा हुआ है। अपना मौके दे भाई, हमारा गवर्नर होना चाहिए, शहरी सिंध का गवर्नर होना चाहिए, और शहरी सिंध की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर एमकेएम है। चले ये तो बता दें कि खुशबख्श शुजात का नाम भी कहीं से आ रहा है, इसलिए एमकेएम से होना चाहिए। और अगर एमकेएम से ही होता है इंशाल्लाह, तो फिर एमकेएम में मेरे ख्याल में कामरान भाई के अलावा कोई और एमकेएम का जिम्मेदार उस पर पूरा नहीं उतरता कि उसे गवर्नर हो। ये एमकेएम का मौक़िफ़ है। बाकी तो ये खुशबख्श शुजात, ये किसका मौक़िफ़ है? देखिए, खुशबख्श शुजात हमारी बहुत इंतहाई मोहतरम और काबिल एहतराम और बहुत बासलाहियत और बहुत ही सीनियर कराची की मारूफ शख्सियत भी हैं, और एजुकेशनिस्ट भी हैं। वो बहुत अच्छी एंकर भी रही हैं। उर्दू अदब का काफ़ी उनकी कमांड है, तो मेरे ख्याल में। और वो बहुत अच्छी सोशलाइज भी हैं, और बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी जुड़ी हुई हैं। तो मेरे ख्याल में खुशबख्श शुजात बाजी का नाम एमकेएम की तरफ से नहीं गया है ना। अच्छा, एमकेएम की तरफ से नहीं गया। तो अब मुझे नहीं पता कि उनका नाम किसने दिया, कैसे आया। मैंने कहा ना, कहीं पर भी कोई बात होती आगे चली जाती। तो एमकेएम, आप लोग चाहते हैं कि कामरान टेसोरी को ही दोबारा गवर्नरशिप मिलनी चाहिए अगर एमकेएम का गवर्नर बनता है तो? देखिए, अब तक तो एमकेएम की यही सिचुएशन है। एमकेएम की राब्ता कमेटी में अब तक यही बात हुई और यही मशवरा हुआ है, और यही फैसला हुआ। बाकी फिर आगे देखते हैं कि क्या, कहाँ से ये सारी बात हो रही है, क्यों हो रही है। तो इसके जब सयाक व सबाक खुलेंगे, बात सामने आएगी, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। सही। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के हल्फ उठाने पर क्या इख्तलाफात हैं कि ये तय हुआ था पार्टी के अंदर जब नाराज़ धड़े मिले थे कि तो कि राब्ता कमेटी का कोई भी जो रुकन है वो सरकारी ओहदा नहीं लेगा, हल्फ नहीं उठाएगा। क्या एक वजारत का मामला है, 5 नहीं मिली ये मामला है, या राब्ता कमेटी का कोई भी रुकन नहीं ले सकता ये ओहदा, ये मामला है? नहीं, देखें, ये वाली बात नहीं है। उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी सरबराह हैं। हाँ। उन्होंने जो हल्फ उठाया है उससे पहले ये बात सारी वो हमारे इल्म में ला चुके थे। हमारे उसमें हमारी भी राय और मशवरा शामिल है। वो सरबराह हैं, और सरबराह के पास कोई भी फैसला करने का एक सवाबदीदी इख्तियार भी होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने यहाँ इस्तेमाल किया, तो इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं। और वो भी इस बात पे काफ़ी तजब्जुब का शिकार हैं कि उन्होंने ये वजारत ली तो है, लेकिन वो भी समझते कि जो हमारी बातें हैं पीएमएलएन से हुई थी, जब तक उन बातों पे अमल नहीं होता, जब उन बातों पे, देखिए, हमने तो उनको आखिरी जो मीटिंग की उसमें हमने बता दिया था कि हम ये समझते पीपल्स पार्टी की तरह हम भी वजारतें नहीं लेना चाहेंगे, और हम कायमा कमेटियों में जाके या स्टैंडिंग कमेटी की जो चेयरमैनशिप है वो लेके हम हुकूमत का साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे उसकी कानून साजी में। आईनी तरामीम का बिल जैसे एमकेएम का है, इस तरह की कोई भी सिचुएशन है, बजट की मंजूरी और बजट में एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना, मुल्क को माशी दलदल से निकालना, महंगाई बेरोजगारी
गुर्बत का खात्मा करना, और सबसे बड़ी बात ये कि सियासी इस्तेहकाम पैदा करना और उसके लिए अपोजिशन को भी आमादा करना कि ये किसी भी सियासी जमात का इलेक्शन में मंशूर नहीं हो सकता कि हम जाते ही असेंबली को नहीं चलने देंगे और हुकूमत को नहीं चलने देंगे। वो बात तो ठीक है, तो 5 वजारतों का मसला नहीं है कि एक ही वजारत मिली है, ये इशू नहीं है आप लोगों के लिए कि 5 क्यों नहीं वजारतें मिली, ज्यादा मांगी थी आप लोगों ने वजारतें। देखिए हमने तो ये बिल्कुल सादगी से सीधे साधे तरीके से कह दिया था कि हम चाहते हैं कि हम इस वजारतों में ना आए और ये बराह रास्त जिम्मेदारी हम ना उठाएं। हाँ, लेकिन ये कि हम आपके साथ हैं, आपके शाना बशाना खड़े हैं और पूरी तरह से हुकूमत के साथ नहीं। जब मुल्क में आप लोग इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, तो जिम्मेदारियों से फिर क्यों भागना? देखिए बात सारी है ना कि स्टेक होल्डर हमें ना, तो क्या मतलब है कि एक वजारत से थोड़ी हम जिम्मेदारी उठा लेंगे, कुछ चीजें हमारी उनके साथ हैं। हमारा आईनी तरमीमी बिल, उसके लिए वो हमारे साथ मुश्तरका तौर पर बाकी सियासी जमातों से एक मशावरत कायम करेंगे, उन जमातों को भी कायल करेंगे कि भाई ये इस वक्त नुस्खा कीमिया है और इसमें पूरे मुल्क की 25 करोड़ आवाम की निजात है कि 130 शहरों और अजला को भी आप बाइख्तियार, मौसर और खुद मुख्तार बनाएं। तो नून लीग के साथ जो मामला तय हुए थे वो पूरे होते नजर नहीं आ रहे आप लोगों को? देखिए अभी तो कोई इसमें से उसका आगाज भी नहीं हुआ, शुरू भी नहीं हुई ना जो बातें। अभी तो नून लीग तो जुमा 8 दिनों में हुकूमत में वो आई है और जो उन्होंने हमसे तय किया, देखिए मैं नहीं कहता उन्होंने वादे किए, हमारी शराइत थी, अरे हमने कुछ मुश्तरका जो हमारे तफक्कुर हैं, कंसर्न है, इस मुल्क को कैसे आगे चलाना, आगे का क्या पैशन चाहिए, क्या अखलाक चाहिए, क्या विजन चाहिए और किस डायरेक्शन में जाना है और तरजीहात क्या है, ये सारी बातें मैं तो आपको देखें एक एक हेडिंग बता रहा हूँ जिसके तहत हमारी लेकिन आप नहीं समझते एमक्यूएम को ज्यादा वजारतें मिलनी चाहिए थी ताकि मिलकर उनके साथ चलते, काम करते, बोझ बांटते? हमें ज्यादा वजारतें मिलनी जरूर चाहिए थी और मिलनी भी चाहिए और मिलेंगी भी, मुझे लगता है आगे जाके। लेकिन ये मसला नहीं मेरा मसला है कि इन वजारतों के साथ साथ हम ये देखना चाहते हैं हुकूमत जो दावे कर रही है और हमारे साथ जो बात कर रही है उस पर कितनी सख्ती से कायम है और कैसे वो पीपल्स पार्टी और उसका एक आपस में ताल्लुक है और एक इलाक़ है, ये हमारा उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग है हमारी, तो वो दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे। बड़ी सियासी सूझबूझ, बड़े तदब्बर और बड़ी मेच्योरिटी और फुसकी की जरूरत है ना हमें। हम उसमें साथ हैं PMLN के साथ, और हमने तो उनसे ये कहा कि ऑपोजिशन के साथ जब भी बात करनी हम आपके साथ तैयार हैं। हम भी उनको इस बात पर आमादा करेंगे कि देखिए इस वक्त एक कौमी मशावरत, कौमी मफाहमत और कौमी एजेंडे की जरूरत है और उसमें बुनियादी चीज़ आईनी तरमीम बिल, इख्तियारात और वसाइल और इक़्तिदार निचली सतहों पे जाना चाहिए। तरक्की के इंजन हमारे शहरों को बनना चाहिए, हमारे सारे मसाइल हल जाएंगे, बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत के, गैस, बिजली, पानी, सब अगर शहरों ने तरक्की शुरू कर दी और इंजन बन गया और मुल्क को उन्होंने आगे ले जाना शुरू कर दिया, हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, हमारा नौजवान, हमारे शहर, हमारे लोग, हम IMF की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क बचाना है तो सरकारी अखराजात में बचतें करना होंगी। हर हुकूमत की नाकामी के बाद इस हुकूमत ने भी वही पुराना नारा लगा दिया है, घिसा पिटा पुराना नारा। मैं इसलिए कह रही हूँ कि यही हुकूमत इत्तेहाद अभी 2 साल पहले ऐसी ही एक किफ़ायतशारी मुहिम लाया था, लेकिन खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने का वो हिसाब हुआ। मुश्किलात में घिरी पाकिस्तानी मईशत को उठाने के लिए एक मरतबा फिर हुकूमती सतह पर किफ़ायतशारी मुहिम चलाने की बाज़गश सुनाई दे रही है। हुकूमत ने एक और कमेटी बना दी है जो हुकूमती अखराजात में कमी लाने की तजवीज़ देगी। 7 रुकनी कमेटी में आला ब्यूरोक्रेट्स और नामवर मईशतदान शामिल किए गए हैं। अहम बात यह है कि माजी में भी किफ़ायतशारी मुहिम के ज़रिए बड़ी बड़ी बचत की बातें की गई, लेकिन ये बातों से आगे नहीं बढ़ सकी। 2023 में शहबाज शरीफ की साबका हुकूमत ने 1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब रुपए बचाने की कोशिश की। उस कमेटी में भी अच्छी साख रखने वाले अफसरान को शामिल किया गया, यानी जिन्होंने इसके अपनी सिफारिशात पेश की थी। अफसरान का ख्याल ये था कि अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी की बजाय टारगेटेड सब्सिडी से 200 अरब रुपए बचाए जा सकते हैं। कमेटी ने तरक्याती बजट से भी 200 अरब रुपए का कट लगाने का मशवरा दिया। इसके अलावा गैर जंगी दिफाई बजट से 175 अरब रुपए और बाकी शोबों से भी 425 अरब बचाने की तजावीज़ दी गई, जिसमें नई गाड़ी की ख़रीदारी पर पाबंदी, काबीना का हुजम 30 तक रखने
नए प्रोटोकॉल की हौसला शिकनी और नई भर्तियों पर पाबंदी जैसे ये सारे इकदाम शामिल थे, मगर हुआ फिर वही जिसका डर था, यानी जो कमेटी की सारी सिफारिशात थी उस पर अमल ही नहीं किया गया और ये सब कुछ सिर्फ पेपर वर्क तक ही महदूद रहा। शहबाज शरीफ की हुकूमत से पहले किफ़ायत शहरी मुहिम इमरान खान के दौर में भी चलाई गई। इस मुहिम के दौरान तो वज़ीर आज़म हाउस की 102 में से 61 गाड़ियाँ और कई भैंसें भी फ़रोख्त की गईं, मगर बड़े बड़े अखराजात पर काबू नहीं पाया जा सका। सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ हुकूमत की इस बार की जो किफ़ायत शहरी की मुहिम है ये चल सकेगी? दूसरी तरफ IMF ने पाकिस्तान के साथ अगले प्रोग्राम के लिए अपने मुतालबात की एक पटारी फिर से खोल दी है। IMF एक तरफ हुकूमत से NFC अवार्ड पर नज़र-ए-सानी का मुतालबा कर रही है, तो दूसरी तरफ सरकारी इदारों की निजकारी का प्लान भी मांगा जा रहा है। वफाकी वज़ीर बराए निजकारी अलीम खान भी कह रहे हैं कि 15 से 20 इदारों की फौरी प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। यही नहीं बल्कि IMF एनर्जी सेक्टर की कारकर्दगी से भी खुश नहीं है। IMF तवानाई सेक्टर में गर्दिशी कर्जे का भी जो सर्कुलर डेट है उसमें कमी का मुतालबा कर रहा है। तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान का जो मजमूई गर्दिशी कर्जा है ये 5,700 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया है। नई हुकूमत जो है ये संगीन मौशी बहरान पर कैसे जो है वो काबू करेगी? जो खाली ख़जाने की जो कुंजी है ये सागदार की बजाय मोहम्मद औरंगज़ेब को थमाने से क्या बदलेगा पाकिस्तान में? मैं बात करूंगी डॉक्टर खाकान नजीब साहब माहिर मौशियात में जो ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये किफ़ायत शहरी मुहिम ये कोई पहली दफ़ा किसी हुकूमत ने मुतारिफ़ नहीं कराई है। यही इत्तेहाद पहले भी कह चुका है, पिछले 2 सालों में इमरान खान साहब भी कर चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ हुकूमत के शुरू के जो दिन होते हैं उसमें अपने अच्छा तासुर देने के लिए या ये रियलाइज़ कराने के लिए कि हम नहीं चाहते कि हम बहुत ज़्यादा ख़र्चा करें, हमें आवाम का एहसास है। लेकिन जब जाते हैं ख़जाना फिर खाली होता है, आती है कोई हुकूमत ख़जाना फिर खाली होता है। शाज़िया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये पिछले 10 सालों में 5वीं आई थिंक कमेटी है जो हमने बनाई है, और एक्सपेंडिचर रिफॉर्म की ज़रूरत इन 10 सालों में इतनी बढ़ गई है शाज़िया साहिबा कि पाकिस्तान की पेंशन एक दिन में फाइनेंस की टेबल पे था तो 250 अरब रुपए थी, मेरे ख्याल है 12-13 का जिक्र है। तो मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा है और ये अगले आने वाले 10 साल में 2 गुना से भी ज़्यादा चली जाएगी। शाज़िया साहिबा, आज सिर्फ पेंशन का बोझ फेडरल का 800 अरब का है, प्रोविंसेस का मिलाएं तो 1800 अरब का है और ये कम्प्लीटली अनफंडेड है। कोई हमें नहीं रोक रहा कि हम पिछले 10 साल में इस बोझ को तोड़ने के लिए, इसकी शरह में इंक्रीज के लिए कोई पेंशन रिफॉर्म कर लेते, पर 5th कमेटी है, हम अभी भी, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं और बड़ी क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स क्या हैं और क्या होने चाहिए। सो नंबर 1 ये रिफॉर्म है। नंबर 2, आप ये सोचिए कि कई हमारी स्पेंडिंग ऐसी हो रही है, 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे हम स्पेंड कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट में, जिसका मतलब है पावर्टी, पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान की एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं चले गए हैं प्रोविंसेस को, और हमने इनके पैसे जो हैं वो प्रोविंसेस को शिफ्ट नहीं किए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर शिफ्ट कर दी है। सो आपको सोचना है कि क्या आप इसी तरह ये करेंगे या आप चाहते हैं कि इनकी जो रकम है वो शिफ्ट की जाए और फेडरल में इसके काम को बंद किया जाए। मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि ये सब एक्सपेंडिचर रिफॉर्म की जरूरत क्यों दरपेश आ रही है। इसी के साथ साथ आपके जो स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक बहुत बड़ा चंक आपसे नुकसान का भी लेती हैं, और आप इस साल तकरीबन 1200-1300 अरब की सब्सिडी देंगे। इस सब्सिडी को टारगेट करना ये एक एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म है, और उसको शेयर करना प्रोविंसेस के साथ, बिकॉज वो आपका काम नहीं है, ये भी एक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म का काम है। फिर आप आ जाइए कि जो फेडरल का साइज है 43 डिवीजन है, 3.5 लाख अटैच डिपार्टमेंट्स, HR, ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस, 122 रेगुलेटरी बॉडीज। सो देखिए कि आप फेडरल गवर्नमेंट को कैसे कम कर सकते हैं। कई रिपोर्ट्स इस पे भी लिखी जा चुकी हैं, नेशनल कमीशन ऑफ गवर्नमेंट रिफॉर्म से लेके PDI के अंडर पूरा एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इस पे काम होता रहा, बट जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पे अभी बहुत काम होने वाला है। इसी तरह तकरीबन मिला जुला के 87 मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कमर्शियल हैं, उनकी इतनी ही सब्सिडरीज हैं। मतलब ये कि कमेटीज तो आप बना देते हैं, कमेटीज जो सिफारिशात देती हैं, फिर जाहिर है इम्प्लीमेंट तो हुकूमत ने करवाना है ना। जो आप कमेटी बनाते हैं
इम्प्लीमेंट उसने तो नहीं करवाना, कमेटी का तो काम होता है कि आपने सिफारिशात देनी है, आपने तजावीज़ देनी है, हुकूमत पे ही आके बात खत्म होती है कि आप उन सिफारिशात पर इम्प्लीमेंट कितना करते हैं। अब दूसरा जब देखें जी 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 प्लीज़, कमिटीज नहीं ना बननी चाहिए, यहीं पे तो आके इख्तलाफ होता है। आपको टीम्स लानी है जो मुल्क के हर एरिया की सर्जरी कर सकें। सो शाजिया, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे जो हम आज की डिस्कशन से हुकूमत के लिए एक राह दे सकते हैं, वो ये है कि कमिटीज तो एक पेपर वर्क करके आपको दे सकती है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कीजिए कि ये ए टीम है, ये एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म को अमली जामा पहनाएगी और उसकी जो इजाजत है वो कैबिनेट और मैं यहाँ पे ये भी कहूंगा पार्लियामान से भी लीजिए। इसी तरह हमारा एक टैक्स एक्सपेंडिचर है, ये कोई आईएमएफ नहीं कह रहा शाजिया, हमारे अपने इकोनॉमिक सर्वे में 2240 अरब रुपया लिखा हुआ है। आप आगे बढ़िए, उस पे काम कीजिए। इसी के ज़िमन में जो अभी बात हो रही है, क्विकली कह दूं, वो एनएफसी की है। एनएफसी को दोबारा सोचे बगैर आप आगे नहीं चल सकते। आईएमएफ भी वो बात कर रहा है, जो आईएमएफ आया हुआ है, आईएमएफ भी एनएफसी पे बात कर रहे हैं कि आप नजरसानी करें इस पर। लेकिन ये तो 18वीं तरमीम का मसला है ना, फिर आप उसको आपको बदलना पड़ेगा, ये तो बड़ा मामला आगे चला जाएगा फिर। देखिए 7th एनएफसी से लेके आज हम खड़े कहाँ हैं शाजिया? व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट शाजिया? इस साल इंटरेस्ट पेमेंट में आप ये प्लीज ज़मीरो, हम बहुत सुकून से फिगर बोलेंगे, 8600 अरब रुपया पाकिस्तान की हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट खर्च करेगी। इसको खर्च करने के लिए अब आप देखिए कि दूसरी साइड पे हमारे पास रकम आएगी प्रोविंसेस को देके सिर्फ 7000 अरब। हम 1300 अरब बोरो करेंगे शाजिया, और इस पोजीशन में आएंगे कि इंटरेस्ट दे सकें शाजिया। एवरीथिंग एल्स, पेंशन्स, डिफेंस, ग्रांट्स, सब्सिडीज, रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, डेवलपमेंट इज ऑन बोरोड मनी। अब आप बताइए, इतना ब्रोकन है मालियाती हमारा फ्रेमवर्क फेडरल का। तो मसला ये ना कि आपको तमाम सूबों को बिठा के कंसेंसस के साथ फिर ये तय करना होगा कि सूबों को जो आपने बाइख्तियार बनाया है, बहुत सारे तकरीबन शोबे आप लोगों ने दे ही दिए हैं सूबों को, तो ज़ाहिर है उनको उन्हें हिसाब से खर्चे भी चाहिए। तो इसका मतलब है जब आप ये एनएफसी अवार्ड ये सब काम कर रहे थे, उस वक्त ये चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए थी। अब हर चीज पे नजरसानी करने का वक्त होता है, हमें बहुत पहले इस पे नजरसानी करनी चाहिए थी। मैंने एक्सपेंडिचर रिफॉर्म पर बहुत लिखा है पाकिस्तान में, जहां आपको बहुत से खर्चे मूव करने हैं वहीं पे आपने सूबों के साथ अपनी सब्सिडीज शेयर करनी है, वरना जो वफाक है वो बिल्कुल आपका खसारा और शाजिया डेट बढ़ाता चला जाएगा और पाकिस्तान फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क इज सस्टेनेबल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।